बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 क्रिया। जिस शब्द से किसी का काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, लड़की सुंदर है। क्रिया की परिभाषा से स्पष्ट है कि क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, करना, होना। तो करना करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है और इस वर्ग की क्रियाओं को कार्यवाची कहकर भी संबोधित किया जाता है। जैसे चिड़िया उड़ती है, श्वेता गीत गाती है। फिर है होना। होना क्रिया से किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का बोध होता है और इस वर्ग की क्रियाओं को अस्तित्ववाची भी कहा जाता है। जैसे ये गुलाब है, लड़की सुंदर है। धातु। क्रिया का मूल धातु है और धातु क्रिया के पद उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। परिभाषा। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, गा, आ, खा आदि। तो मूल धातु और ना प्रत्यय के योग से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिखना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, जाना, जाना, गाना, खाना इत्यादि। संज्ञार्थक क्रिया। ना प्रत्ययुक्त धातु का इसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्रिया के ऐसे प्रयोग को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसे पढ़ना आता है, बच्चा अभी छोटा है, इसे बोलना नहीं आता, अभी वह गाना सीख रहा है। किले में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। मूल धातु का प्रयोग। प्राय सर्वनाम के मध्य पुरुष तू के साथ धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। यह प्रयोग आज्ञा प्रदान करने के भाव में पाया जाता है। जैसे तू लिख, तू उठ, तू आ, है ना, इस तरह से। तो अब आती है क्रिया के भेद। क्रियाओं के वर्गीकरण के दो आधार माने गए हैं, कर्म के आधार पर और संरचना तथा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया से अभिप्राय है बिना कर्म का जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली बैठी है, बच्चा सोता है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल देखिए, शीला हंसती है, हाथी बैठा है, कुत्ता भौंक रहा है। पहचान। यदि क्रिया से पहले क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, प्रश्न क्या उड़ रहे हैं, है ना, किसी उड़ रहे हैं, इन प्रश्नों का यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः क्रिया अकर्मक है। फिर दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक से अभिप्राय है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वे तो जैसे माली फूल तोड़ता है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो उपरोक्त वाक्यों में तोड़ता है क्रिया का कर्म है, फूल तथा लिखता हूँ क्रिया का कर्म पत्र है। सकर्मक क्रिया का करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। पहचान। यदि क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मोहन पत्र लिखता है ना, किसान बैलों को गांव ले जाता है। तो क्या लिखता है मोहन? पत्र। क्या ले जाता है? बैलों को। सकर्मक क्रिया लिखता है, ठीक है, और इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया ले जाता है। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने रवि को रुपए दिए, राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। यहाँ देना क्रिया के दो कर्म क्रमशः रवि रुपए तथा मंत्री पुरस्कार है। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया का एक कर्म मुख्य तथा दूसरा गौण होता है। मुख्य कर्म प्राणीवाचक तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। कुछ क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। कैसे? अकर्मक और सकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वह घड़ा भर रहा है। वह सोता है, वह गहरी नींद में सोता है। वह जोर से हंसा, वह जोर की हंसी हंसा। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया की। वाक्य में जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया हो कहलाती है। जैसे वह आया, विनोद गया, तुम पत्र लिखो। इन वाक्यों में क्रमशः आया, गया, दिखो एक एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया।
जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे शिकारी ने हिरण को मार डाला, मैंने खाना खा लिया था। तो इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। मार डाला, खा लिया था, ये सभी संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता व नवीनता लाती है। तो ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं, है ना। कैसे रंजक? सकना, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकोगे? उठाना, सांप को देखते ही वो चिल्ला उठा। लगना, वो भोजन खाने लगा। तीसरा है नाम धातु क्रिया। मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाने वाली क्रिया, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है, अर्थात कार्य को किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, तो इस वाक्य में लिखवाया क्या है? प्रेरणा की, मतलब मैं काम खुद न करके दूसरे को प्रेरणा दे रही हूँ करने। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली पूर्व क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, रमेश क्रिकेट खेलकर घर आ गया। तो उपरोक्त वाक्यों में सो गया क्रिया से पूर्व पीकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आ गया क्रिया से पूर्व खेलकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः पीकर तथा खेलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर अथवा करके जोड़ा जाता है। तात्कालिक क्रिया, जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विद्यालय से आते ही सो गया, यहाँ आते ही तात्कालिक क्रिया है। ये क्रिया धातु में तय प्रत्यय तथा ही जोड़कर बनाई जाती है। क्रिया के रूपांतरण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की भांति क्रिया भी विकारी शब्द है। इसमें निम्न कारणों से परिवर्तन होता है: लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण और वाच्य के कारण। क्रिया के लिंग, वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होगी तथा कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर क्रिया का स्त्रीलिंग रूप प्रयुक्त होता है। जैसे विवेक गाता है, चाचा जी पत्र लिखते हैं। मीरा गाती है, चाची जी पत्र लिखती हैं। तो यह गाता, गाती तथा लिखते लिखती क्रिया का रूपांतर लिंग के कारण हुआ है। क्रिया के वचन, संज्ञा की भांति क्रिया के भी दो वचन होते हैं, एक एक वचन, दो बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़का हंसता है, रवि खेलता है। लड़के हंसते हैं, मीरा और रवि खेलते हैं। पुरुष, पुरुष का संबंध सर्वनाम से है। पुरुष भेद के कारण भी क्रिया रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं जाता हूँ, तू जाता है, वह जाता है। हम सोते हैं, तुम सोते हो, वे सोते हैं। ठीक है। अब क्रिया के प्रयोग, वाक्य में क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कभी तो कर्ता के अनुसार होते हैं, कभी कर्म के अनुसार और कभी इन दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होते। तो इस आधार पर क्रिया का तीन प्रकार से प्रयोग होता है। वो कैसे? कर्तरी प्रयोग यानी कर्ता के अनुसार, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे बच्चा फूल तोड़ता है। फिर है कर्मणि प्रयोग यानी कर्म के अनुसार, जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे श्वेता ने गीत गाया। भावे प्रयोग, जब क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते तथा क्रिया सदैव अन्य पुरुष, लिंग, है ना, एक वचन में होती है, तब क्रिया के इस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मीरा से गाया जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।